नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने 3 दिन के बाद उपस्थित हो पाया हूँ। मैंने आपको उस दिन बताया था अंतिम बार जब 348 एपिसोड मैंने अपलोड किया था कि मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को 16 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। उस फंक्शन में रहूँगा और वहीं 3 दिन से स्टे कर भी रहा था। कल ये फंक्शन बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। आप सभी लोगों ने कल और आज टेलीविज़न के सभी समाचार पत्रों ने सभी समाचार पत्रों में इसको अच्छी तरह से दर्शाया है कि कितना महत्वपूर्ण है ये। इस पर जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है और उस पर जो लड़ाकू विमान उतारे गए कल और उनको वहाँ से टेक ऑफ कराया गया, ये सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि कुछ वीडियो क्लिपिंग्स छोटी-छोटी इम्पॉर्टेंट फाइटर प्लेन्स के लैंड करने और उनके टेक ऑफ करने की, वैसे तो आप सभी लोगों ने ये कल की टीवी खबरों में, आज की टीवी की खबरों में, तमाम सोशल मीडिया में देखा होगा। लेकिन चूँकि परिवार के लोगों से मैंने वादा किया था, किस्सा कोई परिवार के, मैं इस वीडियो के अंत में वो छोटे-छोटे 4-5 वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आप भी इसे देख सकें। मैं बार-बार मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है कि आपके बीच से मुझे जाना होता है। लेकिन जैसा कि कल कई लोगों ने कहा कि आप इसको बंद मत करिएगा। ठीक है, जब समय मिले तब करिए, लेकिन बंद तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि मैं इस क्राइम की किस्सा-गोई को कभी भी बंद नहीं करूँगा, जब तक कि कोई ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन ना आ जाए, जिसमें हमारा ये कह पाना ही मुश्किल हो जाए। लेकिन ये बंद नहीं करूँगा। हमारे परिवार के बहुत से लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, परिवार के बहुत से लोग। और मुझे अच्छा तब लगा जब आईएएस और पीसीएस की दोनों प्री परीक्षाओं में एक-एक सवाल लोगों का सही हुआ, जो यहाँ क्राइम की मेथोडोलॉजी, क्राइम का जो सेटअप होता है क्रिमिनल का, जुडिशियल प्रोसेस और कैसे इसके ट्रायल्स होते हैं, इसके बारे में जो मैंने बताया था। पहले हम आज आपको आज की घटना के बारे में बता दूं, उसके बाद वो आप वीडियो क्लिप देख लीजिएगा। और कोई समाचार चैनल ऐसा नहीं है जिसने कल इसको बड़े-बड़े प्रोग्राम्स के एपिसोड बना के आधे घंटे और 45 मिनट के सभी चैनल्स पर ये दिखाया गया। मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस ऐतिहासिक पल, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का भागीदार रहा, सक्रिय भागीदार रहा। वहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नोडल अफ़सर की हैसियत से मैं सारे समस्त जो कार्यक्रम इसके हुए थे, उसमें उपस्थित रहा। आज की घटना जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये भी उसी दौर की है, उसी कालखंड की है, उसी वक़्त की है, जिसका मैं बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ। उस वक़्त का मतलब कि उस समय पुलिस के पास संसाधन नहीं थे, पब्लिक के पास भी संसाधन नहीं थे और कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं था। क्राइम और उसके बाद की जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस का जो रोल होता है, वो सब गवाहों पर बेस्ड था। कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं था। अपराध इस तरह के होते थे कि रूह काँप जाए। ऐसे ही एक अपराध के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। तारीख है 9 अप्रैल 1999। जिला है लखनऊ, थाना है सरोजनी नगर। गीतापल्ली के रहने वाले श्री हरि प्रसाद यादव सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के जो ट्रांसपोर्ट नगर है, बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर है, लखनऊ का ट्रांसपोर्ट नगर इलाका, उसमें लक्ष्मी गोल्डन कैरियर के नाम से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते थे। ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में आप जानते हैं कि अलग-अलग जगहों से अलग-अलग जगह जाने वाला जो सामान है, माल जिसे कहते हैं, वो बुक किया जाता है और ट्रांसपोर्टर से ये संपर्क किया जाता है कि मेरा माल कलकत्ता जाना है, चेन्नई जाना है, गुजरात जाना है, कब तक जाएगा? तो वो भी अपना इकट्ठा कर लेते थे। उस रूट के जितने सामान हैं, वो किसी एक ट्रक पे लाद के सबकी प्रॉपर लिखा-पढ़ी करके, बिल्टी बना के और फिर वो संबंधित ट्रांसपोर्ट को भेज दिया करते हैं।
और उस ट्रांसपोर्ट से वो जिसका भी है, जिस व्यक्ति का है, जिस संस्थान का है, जिस पार्टी का है या जिस इंटरप्राइजेस का है, वो अपना वहाँ से जो उसका पैसा होता है देकर अपना सामान ले जाते हैं। श्री हरिप्रसाद यादव के लक्ष्मी गोल्डन कैरियर में एक कैंटर छोटा होता है, ये बड़े मालवाहक ट्रक से थोड़ा छोटा कैंटर कहते हैं, लेकिन गति तेज होती है, समय बचता है और इसमें डीजल का कंजम्पशन भी कम होता है। कैंटर नंबर यूपी 32T, टी फॉर टाटा 5841, इस पर करीब 20 लाख का सामान लदा हुआ था, जिसमें पंप सेट्स थे, हेयर ऑयल्स थे, किताबें थीं, चिकन की साड़ियाँ थीं। अलग अलग जगह इनको जाना था। 26 मार्च 99 को ट्रांसपोर्ट नगर के इस ट्रांसपोर्ट पर यह सामान लोड हो गया, लेकिन उस दिन उसका क्लीनर या हेल्पर नहीं आया, इसलिए वो 26 मार्च को रवाना नहीं हो पाया। वो 27 मार्च को शाम को ट्रांसपोर्ट नगर से निकला। इसे जाना था पहले पीलीभीत, फिर बरेली, फिर शाहजहांपुर। नेचुरली इन्हीं जगहों का सामान रहा होगा। वो सामान संबंधित ट्रांसपोर्ट में उतार कर और फिर इसे वापस अंतिम सामान इसे शाहजहांपुर में उतारना था, और शाहजहांपुर में उस ट्रांसपोर्ट का जो बुक्ड सामान था, बुक्ड माल था, उसको लेकर लखनऊ आना था। जिसका सामान होता है आने के लिए, या जिसने बुक कराया होता है, या पैसे के चक्कर में जो बुक कराता है भेजने के लिए, वो लैंडलाइन पर ट्रांसपोर्टर से बराबर संपर्क में रहता था। ये उसी कालखंड की बात बता रहा हूँ जब मोबाइल नहीं थे। कि साहब कम माल चला, किस गाड़ी से चला, गाड़ी का नंबर क्या है, किस रूट से आएगा, ड्राइवर का नाम क्या है। उसके पीछे मंशा ये होती है कि ट्रांसपोर्टर उसको सही सही बता दे, रूट का अंदाज़ा लगा लेंगे, यानी हमारे पास वो सामान कब पहुँचेगा। क्योंकि जिसको वो सामान, जिसने ये बुक कराया है, वो बार बार उसे परेशान करता रहा होगा, या करते थे लोग कि भाई 5 दिन हो गया मेरा सामान अभी तक नहीं आया। मोबाइल फ़ोन थे नहीं। 98 में वैसे तो मोबाइल फ़ोन लॉन्च हो गए थे यूपी ईस्ट सर्किल में, लेकिन ये सिर्फ शहरों के अभिजात्य वर्ग के पास हुआ करते थे, सामान्य लोगों की पहुंच के बाहर थे। मैंने बताया था कि उस समय सेट, सिम, आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों बहुत महंगे थे। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, 27 रुपये पर मिनट आउटगोइंग कॉल और 10 रुपये पर मिनट इनकमिंग कॉल। कहाँ से ये एक सामान्य व्यक्ति की पहुँच में होगा। जब 3 दिन तक इनका सामान न तो पीलीभीत गया, न बरेली गया और न ही शाहजहांपुर पहुंचा, तो हरिप्रसाद को चिंता हुई कि ऐसा कभी नहीं होता, और ये अचानक ये ट्रक बीच में ऐसी जगह कहाँ चला गया कि अभी तक अपने संबंधित ट्रांसपोर्ट्स कंपनीज के पास ये सामान उतारा नहीं गया। उसने सबसे पहले ड्राइवर और क्लीनर के घर पर अपने आदमी भेजे कि जाके पूछो किसी से संपर्क किया था कि नहीं किया था, वहाँ पर तो नहीं है, तबीयत तो नहीं खराब हो गई है, या कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है। हो सकता है घर वालों को इसकी जानकारी फर्स्ट हैंड हो। जो आदमी गए थे उन्होंने बताया कि इन लोगों ने बताया है कि 3 दिन से कहीं से कोई संपर्क इनका नहीं हुआ है। उस समय जो संपर्क का साधन था, ड्राइवर क्लीनर जहां उतरते थे, ढाबों पे हर जगह पीसीओ हुआ करते थे, उस पीसीओ से अपने घर के पास के पीसीओ पे फ़ोन करते थे कि फलां को बुलवा देना, 15 मिनट में फिर फ़ोन करूँगा। इस की एवज़ में जो बुलाकर फ़ोन से बात कराता था वो 2-4 रुपए लेता था, बाकी इधर से जो जितनी कॉल करता था उतना पैसा लिया जाता था। लेकिन 3-4 दिन से दोनों का कोई पता दोनों के परिवार वालों को नहीं चल रहा था। हरिप्रसाद को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि ड्राइवर और क्लीनर ने मिलकर मैं ट्रक के हमारा सामान गायब कर दिया, बेच लिया, खिल्त मिल्त हो गया, या कहीं ले जाकर रख दिया है, बाद में कोई कहानी बना के मुझे सुनाएंगे। ये सोच के वो थाना सरोजनी नगर पहुंचे। 4 दिन बाद उन्होंने ये कहा कि साहब इस तरह से हमारे ड्राइवर और गनर, ड्राइवर और क्लीनर ये दोनों ये सामान लेकर चले, अभी तक पहुंचे नहीं। मुझे आशंका है
कि इन दोनों ने मेरे सामान को रास्ते में कहीं बेच लिया और ट्रक भी गायब कर दी, घर से भी कोई संपर्क नहीं किया। पुलिस कहाँ इतनी जल्दी मुकदमा लिखने वाली है। पुलिस ने समझाया कि आपके यहाँ से तो सही सलामत गया, उन्होंने कहा सब गया हमारे यहाँ से। अब वो नहीं मिल रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ ये पता नहीं कि किस थाना क्षेत्र में उनके साथ कुछ हुआ है। उन्होंने कोई फ्रॉड किया है आपके साथ, या उन्होंने जानबूझ के माल पूरा बेच लिया है, या उन्होंने ट्रक भी बेच लिया है। ये कहाँ हुआ है हम कैसे निर्धारित करेंगे? लिहाजा पहले आप ढूंढ लीजिए, जब पता लग जाए कि कहाँ अपराध हुआ है उस संबंधित थाना क्षेत्र में मुकदमा लिखाइए। खैर हरिप्रसाद भी ने भी काफ़ी कोशिश की कि साहब हम कहाँ से पता लगाएं, आप मुकदमा लिख के पता करिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। डीआईजी रेंज लखनऊ ने बहुत धमकाया फिर एसओ सरोजनी नगर को कि इन्फॉर्मेशन फर्स्ट इन टाइम, अगर कोई आपको इन्फॉर्म कर रहा है तो आप मुकदमा लिखिए। घटनास्थल आपको नहीं पता है, ज़ीरो पे लिखिए, जिसको ज़ीरो एफआईआर कहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्रचलन में शब्द है नील पर लिखिए, क्योंकि जब आपको घटनास्थल का पता नहीं है तो आप क्राइम नंबर पे ला के विवेचना नहीं कर सकते। आप ज़ीरो एफआईआर की विवेचना करिए, पता करिए, और फिर जहाँ कहीं ये अपराध हुआ होगा वहाँ हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। खैर ज़्यादा इनको जब कहा गया उसके बाद सरोजनी नगर थाने ने नील पर यानी ज़ीरो एफआईआर लिख दी, जिसमें क्राइम नंबर नहीं था। इतनी मुश्किल के बाद लिखी हुई एफआईआर में बड़ा नेचुरल है कि उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, दबाव था इसलिए मुकदमा लिख लिया। हरिप्रसाद ने अपने यहाँ अपने ट्रांसपोर्ट के और ढेर सारे वाहन चालकों को बुला के बताया कि आप लोग फला फला जगह जब जा रहे हैं तो रूट में ये देखते जाइए, ढाबों पे उतरिए या चाय पीजिए या खाना खाइए, उनसे पूछिए इस नंबर की गाड़ी को कहीं देखा तो नहीं है, आप लोग भी पता करिए। खैर उनके ड्राइवर और क्लीनर जिस जिस रूट पे जाते थे पता करते थे। 6 अप्रैल 1999 को लखनऊ सीतापुर रोड पर एक कस्बा है मैगलगंज, बड़ा फेमस कस्बा है, गुलाब जामुन बहुत मशहूर है, वहाँ मिट्टी की हांडी में गुलाब जामुन मिलते हैं, अब भी मिलते हैं। बरेली से लखनऊ आते समय मैं भी कभी कभी मैगलगंज में रुका करता था उसी गुलाब जामुन के चक्कर में। उसी मैगलगंज के उस कस्बे से थोड़ा आगे दाहिनी तरफ एक छोटे से ढाबे के पास वो ट्रक लावारिस खड़ी मिल गई, जिस पर कोई सामान नहीं था, उसका सारा सामान गायब था। सरोजनी नगर पुलिस को उन्होंने बताया कि साहब मेरी गाड़ी वहाँ मिल गई है, आपने एफआईआर लिखी है, कृपा करके उसको लाकर बरामद करें और पता करें मेरा माल कहाँ गया, मेरे ड्राइवर और क्लीनर कहाँ गए। पुलिस को मौका चाहिए था, उन्होंने फ़ौरन पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा साहब देखिए मैं कह ही रहा था कि हमारे यहाँ अपराध नहीं हुआ है, इसका मतलब सीतापुर में कहीं अपराध हुआ है, वहीं आपका सामान गायब हुआ है, वहीं आपके ड्राइवर कंडक्टर गायब हुए हैं, इसलिए हम इस एफआईआर को, इस ज़ीरो एफआईआर को, नील एफआईआर को सीतापुर भेज देते हैं। अपने एसएसपी से रिकमेंड करा के एसपी सीतापुर को भेज देते हैं, वो इसकी जांच करा लेंगे, अपराध जहां हुआ होगा वहीं पर ये क्राइम नंबर पर लाया जाएगा और वहीं पर ही विवेचना होगी। ये सब बात चली रही थी, इसी बीच में लखनऊ में एक बहुत बड़ी घटना हो गई। 4 अप्रैल 1999 को गाजीपुर थाना क्षेत्र के कुकरेल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्षेत्र में, जो वहाँ छोटे मोटे काम होते रहते हैं, पिलर बनाने का, तार के बाड़े बनाने का, इस तरह के रास्ते बनाने का, कच्चे रास्ते, परमानेंट कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं है भीतर, तो जिस क्षेत्र में तो कुछ मज़दूर वहाँ पर एक टेम्परेरी जैसे पन्नी वन्नी डाल के लोग रहना शुरू करते हैं, तो वो बिहार से आए हुए कुछ मज़दूर बेचारे जो बिहार से मज़दूरी या पेट पालने के चक्कर में यहाँ आए होंगे, वो वहाँ अपनी एक छोटी सी जो रिहाइश है उनकी, उसमें वो रह रहे थे। अचानक रात में शराब पिए हुए 7 लौंडे जो वहाँ आसपास के मोहल्ले के थे, क्योंकि अब कुकरेल जो है वो शहर के बीच में पड़ने लगा है, चारों तरफ से बहुत बस्तियाँ डेवलप हो गई हैं, बड़ी ऊंची ऊंची वहाँ इमारतें भी डेवलप हो गई हैं। तो 6-7 लड़के वहाँ पर रात में घुसे और उन्होंने मेल मेंबर्स को हाथ पैर बांध दिया। 2 फीमेल जिनमें से एक माँ थी एक बेटी थी,
उन 7 ने सामूहिक बलात्कार किया। किसी तरह से छुड़ाने पर, चिल्लपू होने पर आसपास का जो रिहायशी इलाका है वहां के लोग टॉर्च वॉर्च लेके दौड़े। घेराबंदी हुई। सुबह तक उनमें से छिपे हुए 3 लड़कों को पुलिस ने पकड़ लिया। पब्लिक ने घेराबंदी की, पुलिस भी पहुंच गई और उनको पकड़ लिया गया। उनसे बाकी 4 के नाम पते पूछे गए। चारों के नाम पते मिल गए और यह भी पता लगा कि ये 4 जो है वो 2 मोटरसाइकिलों पे थे। उनके मोटरसाइकिल के नंबर भी दिए गए। अब उस जमाने में मोबाइल फ़ोन था नहीं, अगर होता तो उस मोबाइल के लोकेशन को निकाला जाता। लास्ट लोकेशन, मान लिया घटना के दिन वो उसने बंद कर दिया है, तो पिछले 1 हफ्ते से या 10 दिन से या 1 महीने से वो रात में कहाँ रुकता है वो लोकेशन मिल जाती और फिर पुलिस को बहुत भटकना नहीं पड़ता, जैसा आजकल पुलिस मॉडर्न टेक्निक में ऐसा करती है। विवेचना की जो मॉडर्न टेक्निक हैं, कम्युनिकेशन बेस्ड टेक्निक्स हैं, उन पर पुलिस यही करती है। लिहाजा उस समय पूरे शहर को नाकेबंदी पूरे शहर की गई कि इन 4 लोग जिनका हुलिया इस तरह है, जिनके पास मोबाइल नंबर, जिसके पास जो मोटरसाइकिल हैं उनकी प्लेट पे ये नंबर पड़ा हुआ है, इनको ढूंढा जाए, क्योंकि अखबार वालों ने आफत काट रखी थी। सामूहिक बलात्कार वैसे भी जघन्य घटना है, शहर के बीच में और जघन्य घटना है, और पब्लिक ने 3 लोगों को पकड़ा, बाकी 4 को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, ये और गंभीर बात है। इसको लेके रंगे हुए थे अखबारों के पन्ने। पुलिस के पास सिवा उनके घर दबिश देने के, सिवा उनकी चेकिंग करने के और कोई चारा था नहीं। इसी तरह की चेकिंग 3-4 दिन से चल रही थी और बहुत ही गंभीर चेकिंग चल रही थी। नेक्स्ट डे इसी चेकिंग के दरमियान एक व्यक्ति कट्टा लिए हुए पकड़ गया मोटरसाइकिल पर। पुलिस ने दौड़ाया, भागने की कोशिश की, पटक दिया, पकड़ लिया। उसके पास से कट्टा और 10 कारतूस बरामद हुए। वो ताल कटोरा का रहने वाला अतीक था। अतीक की अब कट्टा मिल गया था, तो इसलिए श्रेणीबद्ध पूछताछ के लिए बहुत ही अच्छा बहाना भी था ये, और बाकी कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं थी। शुरुआत ही इसी से होती है, कट्टा कहाँ से लाए। और फिर जब पुलिस परेशान थी, 4 दिन से चेकिंग करते करते आफत में थी, श्रेणीबद्ध पूछताछ सुओ मोटो शुरू हो गई। बदमाश है, कट्टा लेके चल रहा है, किसको मारने जा रहे थे, कहाँ से कट्टा लाए थे, कारतूस कहाँ से खरीदा था, और कितने कट्टे खरीदे, कितने लोग हैं, ये पूछते गए और श्रेणीबद्ध पूछताछ की सर्वोच्च श्रेणी तक, जो हरिश्चंद्र नियमावली की पूछताछ की प्रक्रिया है, उस पर पहुंच गई। जब सबसे ऊंची श्रेणी की श्रेणीबद्ध पूछताछ हो रही थी, तभी उसने अचानक कहा कि साहब रोक दीजिए, मैं सब बता रहा हूं। पुलिस ने रोक दिया। पुलिस तो उससे पूछ रही थी कि कैसे हुआ था, बाकी लोग कहाँ हैं, ये जानना चाह रही थी कि इतना इससे इतने श्रेणियों में पूछिए कि अपने आप बता दे। उसने कहा हम बता रहे हैं। उसने कहा साहब मैंने दोनों को मार के इंदिरा नहर में फेंक दिया है। पुलिस सख्ते में आ गई, मारने की तो कोई बात नहीं हुई यहाँ, ये किसको मार के उसने फेंक दिया। पुलिस को भी अंदाज़ा लग गया कि शायद बलात्कार वाली घटना की जानकारी इसको नहीं है, ये किसी दूसरी घटना के बारे में बता रहा है। लिहाजा उससे पूछना शुरू किया, कैसे फेंक दिया, क्यों फेंक दिया। शायद अतीक को ये लग रहा था कि पुलिस को ये पता लग गया है कि हम लोगों ने क्या किया है, इसलिए पुलिस हमें पीट रही है। कन्फ्यूज़न दोनों तरफ से था, लेकिन उसी कन्फ्यूज़न में पुलिस का काम बन गया। उन्होंने पूछा किसको मारा, उन्होंने कहा सब ड्राइवर क्लीनर दोनों को मार दिया। कहाँ फेंका, उसने कहा साहब इंदिरा नगर में। कहाँ मिले, बोले साहब त्रिवेणी नगर से थोड़ा आगे। फिर पूछा गया क्या बात क्या थी, तो खैर उसने, जब श्रेणीबद्ध के चरमोत्कर्ष पर बात चल ही रही थी तो छिपाने की कोई गुंजाइश थी नहीं। उसने बताया कि सामान करीबन 20 लाख का उसमें लदा हुआ था, कौन कौन सा ब्रांड था, क्या क्या था, ये सब बताया उसने। बोले हम लोग 2 दिन से लगे हुए थे, मोटरसाइकिल से चक्कर लगाते थे कि कब ये ट्रक लदी हुई चले यहाँ से।
क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर में ही उनका एक कल्लू नाम का मुखबिर था। उसी ने बताया था कि ज़्यादा माल है और इधर सुनसान इलाके की तरफ यानी शाहजहांपुर की तरफ जाएगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा थोड़ा सा, जानकी पेट्रोल पंप के पास हम लोगों के पास एक चोरी की ट्रक थी, खटारा ट्रक जिसको कहते हैं। तेजी से बढ़ा के हम लोगों ने उस ट्रक के आगे, उस कैंटर के आगे अपनी गाड़ी लगा दी। उसने भी गाड़ी रोक दी। हम 7 लोग थे, 3 उसकी गाड़ी में, उसके केबिन में चढ़ गए ड्राइवर के। दोनों तरफ से कवर कर लिया, तमंचा लगा लिया और ऐसा लगा कि ये ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है। चाकुओं से गोद दिया और दोनों को ट्रक के भीतर ही मार दिया। मारने के बाद आगे आगे उस ट्रक को लेके और पीछे पीछे अपनी वो जो खटारा जिसको कहते हैं चोरी की ट्रक, ये लेके हम लोग इंदिरा नहर की तरफ गए। पहले हम लोगों की ट्रक से 3-4 लोग बाहर निकले, इधर उधर देखा, जिस समय कोई नहीं दिखाई दिया, बिल्कुल जो उसका बैराज है उसके किनारे लगाकर दोनों की बॉडी ट्रक से निकालकर उनको इंदिरा नहर में फेंक दिया। फिर वहाँ से हम लोग आगे गए। मैगलगंज के थोड़ा आगे एक छोटे से ढाबे के पास खड़े हुए। 2-3 लोग उतर के उसमें खाने के लिए पूछने लगे, कितना समय लगेगा, 4 आदमियों का खाना है, 5 आदमियों का खाना है। उसने जो भी बताया वहीं खटिया पे बैठ गए। इसी बीच में उनमें से 2 लोगों ने जिस कैंटर में माल लदा हुआ था उसमें पीछे की तरफ जैक लगा के उसके पहिए को खोलने का उपक्रम शुरू किया और जोर जोर से कहते रहे कि भी ठीक नहीं हो पाएगी, माल बदलना है इसका, दूसरी गाड़ी मंगाओ। तब तक थोड़ी देर में उनकी वाली जो गाड़ी थी, उनकी जो ट्रक थी, चोरी की ट्रक जो खटारा गाड़ी थी, उसका मुंह उल्टा करके ठीक पीछे कैंटर के लगा दिया गया। उससे कहा तुम खाना बनाओ, तब तक हम लोग सामान ट्रांसफ़र कर लें। इस बीच में कैंटर पर लदा हुआ सारा सामान 1.5-2 घंटों में उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया। खाना सिर्फ 3 लोगों ने खाया ढाबे पर, जैसा ढाबे वाले के बयान में है। जैसे ही लाद लिया उसे, कैंटर को वहीं छोड़ दिया और उसको लेकर सीधे भागे। सीतापुर में जो गोडाउन ओनर हैं, जो परचून के तमाम सामानों के गोडाउन के ओनर होते हैं, अड़तिया जिन्हें कहते हैं, इस तरह का माल खरीदने वाले इन लोगों के परिचित एक अड़तिया के पास पहुँचे। गोडाउन पे गाड़ी खड़ी की, जगाया। उसने टॉर्च लेके माल देखा। उसने कहा ठीक है, ये माल कितना पैसा दोगे? उसने इनिशियली 2 लाख कहा। उसने कहा नहीं, हम ले जा रहे हैं, हम 2 लाख में नहीं बेचेंगे। बहरहाल लालच उसको भी थी क्योंकि वो यही काम करता था। 5 लाख में सौदा तय हुआ और फिर उसे वहीं पर उतार दिया सारा माल। 5 लाख रुपए कैश लिया। वहाँ से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर निकलने के बाद बैठ के सारे पैसे बांट लिए गए। वापसी में त्रिवेणी नगर के पास एक गैराज में उस अपनी गाड़ी को, उस ट्रक को, खटारा ट्रक को, उसको वहाँ खड़ा करके हम लोग अपने अपने घर आ गए। और इसी बीच में मैं इस तरह से पकड़ा गया। अब हुआ FIR का क्या किया जाए। वो तो सीतापुर भेज दी गई थी, शायद थाने पर पहुंच भी गई होगी। फिर से बात की गई कि साहब हम दूसरी चिट्ठी भेज रहे हैं। ये थाना हुसैनगंज से क्राइम शुरू हुआ है और थाना हुसैनगंज से ही इसकी विवेचना होगी। FIR वहाँ से वापस आ गई और हुसैनगंज थाने में उसका क्राइम नंबर पड़ा। 0 FIR से या नील की FIR से उस पर क्राइम नंबर पड़ा और विवेचना शुरू हुई। अतीक ने जिन लोगों का नाम बताया था उनमें उसके साथ जो 6 लोग थे, राजकुमार, कल्लू, राजू, मुजाहिद, अशोक और पहाड़ी। पुलिस ने दबिश डालकर इनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया। सीतापुर के उस अड़हतिये को भी गिरफ्तार किया जिसके यहाँ से माल भी बरामद हो गया, जिसने सामान 5 लाख रुपए में, 20 लाख का माल 5 लाख में खरीदा था। पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन इंदिरा नहर से सिर्फ ड्राइवर की ही बॉडी मिल पाई, क्लीनर की बॉडी नहीं मिली।
यानी फाइनली ये मुकदमा लिखा गया हुसैनगंज थाना लखनऊ में। 0 एफआईआर के चक्कर में ये इधर से उधर नाच रहा था। 0 एफआईआर या नील एफआईआर ऐसी स्थिति में लिखा जाता है जब घटना उस थाना क्षेत्र की न हो या लिखाने वाला घटनास्थल के बारे में नहीं बता पा रहा हो। तो ऐसी स्थिति में उसको 0 एफआईआर या नील एफआईआर कहते हैं। एफआईआर लिख ली जाती है, ये मैंडेटरी है। एनी इंफॉर्मेशन फर्स्ट इन टाइम will be reduced in writing as first information report। हालांकि मौके पर या थानों पर ऐसा होने में बहुत आनाकानी होती है, आज भी होती है। ऐसा नहीं है कि ये उसी कालखंड की बात थी, आज भी यही करते हैं। तो जब ये पता लग जाता है कि नहीं ये अमुक अपराध इस थाना क्षेत्र में हुआ था, तो वो 0 एफआईआर अपनी हायरार्की के थ्रू उस संबंधित एसपी को, अगर दूसरे प्रदेश का है तो संबंधित डीजी को वो एफआईआर 0 एफआईआर या नील एफआईआर भेज दी जाती है। और जहाँ की ये घटना होती है उस थाना क्षेत्र पर इस पर अपराध संख्या या क्राइम नंबर पड़ता है, तब इसकी प्रॉपर विवेचना होती है। अब जैसे इस केस में जिसमें ये ट्रक लूटा गया, ट्रक तो लूटा गया थाना हुसैनगंज में, चालक और क्लीनर मारे गए थाना गाजीपुर क्षेत्र में, और सामान बेचा गया सीतापुर में। यानी तीनों अपराध हुए लेकिन अलग अलग थाना क्षेत्रों में। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां वो उनका कत्ल हुआ वहीं पर एफआईआर वहीं लिखी जाएगी जहां से ये अपराध की शुरुआत हुई है। हालांकि अलग अलग मामलों में पुलिस अधिकारी कभी कभी अपना विवेक भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चलन में यही है। इसके लिए कहीं सीआरपीसी में कोई प्रावधान नहीं है। डीजी ऑफिस पे समय समय पर इस संबंध में गाइडलाइंस जारी हुई हैं, नियम उसके जो प्राविधान हैं वो बनाए गए हैं कि आप बहुत कंप्लेनेंट को फुटबॉल की तरह मत मारिए। आपको जो सूचना मिल रही है रिड्यूस इन राइटिंग, और अपराध की शुरुआत जहां से हो रही है एफआईआर वहीं लिखी जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे सपोज करिए एक लड़के का अपहरण लखनऊ में हुआ, उसके घर वालों ने एक गुमशुदगी थाने पर लिखवा दी। बात कहीं से बिगड़ गई और कानपुर में बच्चे का कत्ल कर दिया अपहरणकर्ताओं ने, और बात उन पर ना आए इसके लिए वो बॉडी ले जाके झांसी में फेंक दिया कहीं रोड साइड में। पुलिस ने वहां एक अननोन डेड बॉडी बच्चे की रिकवर की। उसने ये तहकीकात कर ली, जान लिया कि ये मर्डर यहां नहीं किया गया है, बॉडी सिर्फ यहां फेंकी गई है। वो पोस्टमार्टम कराएगी, 72 घंटे तक उस लाश को अपने पास रखेगी। अगर तब तक पूछताछ में, क्योंकि वायरलेस मैसेज जाते हैं, एससीआरबी को सूचना जाती है, उस समय जो कम्युनिकेशन का साधन था वो वायरलेस मैसेज थे कि साहब इस तरह से इतनी उम्र के, इस कपड़े वाले, इस रंग के, एक इतने उम्र के लड़के की या लड़की की डेड बॉडी मिली है, देख लें कहीं गुमशुदगी लिखी गई हो तो कृपया सूचित करें। और जो इंटरेस्टेड आदमी था जिसका बच्चा गया है, जिसके घर में ये समस्या है, वो भी वायरलेस के कंट्रोल रूम से बार बार सूचना पूछा करता था कि साहब कहीं कुछ अनटूवर्ड तो नहीं हुआ है। तो जब ये पता लग जाएगा कि साहब इसकी गुमशुदगी लखनऊ में लिखी गई है, तो अपहरण और हत्या दोनों मुकदमा गुमशुदगी को कन्वर्ट करके लखनऊ में ही लिखा जाएगा, न वो कानपुर में लिखा जाएगा, न वो झांसी में लिखा जाएगा। अगर ट्रेस नहीं होता कि ये घटना स्थल कहाँ का है, तो ये मर्डर की घटना को नील पर लिख लेंगे। कभी कभी ज़्यादा बहुत हल्ला गुल्ला की संभावना हो तो क्राइम नंबर पे भी लिख लेंगे, लेकिन विवेचना उसी थाने से होगी जहाँ से क्राइम की शुरुआत होती है। इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है। बहुत से लोग इस संबंध में सवाल, पहले मैंने शुरुआती दौर में हमारे ख्याल से सीज़न 4 में 0 एफआईआर या नील एफआईआर का जिक्र किया था। तो ये है उसका जो सेटअप है, जो उसकी लीगल पोजीशन है, जो प्रैक्टिस में है,
और जो लोग करते हैं या नहीं करते हैं, ये उसकी सिचुएशन है। आज की घटना, ये घटना भी उसी समय की है, उसी कालखंड की है, उसी दौर की है जो मैंने आपको बताया, जो मैं बताता आ रहा हूँ। लेकिन ये उस दौर में बहुत ही सामान्य घटना थी। यानी ये ऐसा क्राइम था जो हफ्ते 2 हफ्ते, यानी अपनी सर्विस की शुरुआत से और लगभग 2005 तक मेरी जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई है, सब जगह इस तरह की घटनाएं हुई हैं। ड्राइवर और क्लीनर मरे पाए गए, सामान जो लदा हुआ था गायब हो गया, लावारिस ट्रक कहीं पर खड़ी मिल गई। बड़ा कॉमन है। जो लोग ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 40 साल से ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं और उनके साथ ये हादसा न हुआ हो। और जो जो जिस ट्रक के साथ ये हादसा हो रहा है वो भी बड़े स्पेसिफिक होते थे, जैसे सिगरेट से लदे हुए ट्रक। सहारनपुर में जो सिगरेट कंपनी है वहाँ से माल हर दिन, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन निकला करते थे, और वहाँ से बागपत मेरठ आते आते ड्राइवर और क्लीनर कहीं या तो हाथ पैर बंधे हुए या गोली लगी हुई मरे मिलते थे, और पूरा ट्रक गायब। 2 दिन बाद वो खाली ट्रक कहीं बागपत पे खड़ा मिलेगा, पूरी सिगरेट बेच ली गई होगी। चीनी के लदे हुए ट्रक, सरसों के तेल से लदे हुए ट्रक, दालों से लदे हुए ट्रक और अंग्रेजी शराब के बॉक्सेस से लदे हुए ट्रक, ये सबसे सॉफ्ट टारगेट थे उस ज़माने में पूरे नॉर्थ इंडिया में। ड्राइवर क्लीनर को मार दिया और सामान सब ले गए, नंबर 2 में बेच लिया, रेडीमेड पैसा मिल गया। पर अब इस तरह के अपराध बहुत कम हैं, बहुत ही कम संख्या में हैं, क्योंकि अब ट्रकों में जीपीएस लगा दिया मालिकों ने, ट्रांसपोर्टर्स ने। बहुत सस्ता भी है और बहुत आसान भी है मॉनिटर करना। जीपीएस लगा हुआ है, मान लिया उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी से 5 ट्रकें निकली अलग अलग जगह जाने के लिए, गुजरात के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, असम के लिए। जीपीएस पे उनका एक ऑपरेटर 24 घंटे इनकी लोकेशन देखेगा, अब कहाँ पहुँची, अब कहाँ पहुँची। अगर उसको डेस्टिनेशन पर पहुँचने का टाइम कुछ ज़्यादा लग रहा है, फ़ौरन मोबाइल पर वो ड्राइवर से संपर्क करेगा, क्या बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कहीं से जिस रूट से उसको जाना है उससे डाइवर्ट हुआ, इधर उधर हुआ, तो भी वहाँ ऑपरेटर जो बैठा है उसके ट्रांसपोर्टर का, वो उससे पूछ लेगा। और अगर मोबाइल बंद आ रहा है, देर से खड़ी हुई है, तो सीधे नेट से उस क्षेत्र का थाना कौन सा लगता है, कभी कभी इसको देखने में दिक्कत हो तो बगल वाले थाने का नंबर लेके उससे टेलीफोन करके जगह का नाम जो गूगल पे दिखाई दे रहा है वो पूछ के संबंधित थानाध्यक्ष से 15-20 मिनट में बात कर लेते हैं। साहब, इस नंबर की गाड़ी है, लास्ट लोकेशन उसकी यहाँ थी, फलां जगह खड़ी हुई दिखाई दे रही है, कृपा करके देख लें इसके साथ कोई घटना तो नहीं हुई है। वो अगर नहीं मिल पा रहा है या ढूंढने में असमर्थ है या उसको थाने का मोबाइल नंबर जो मिल रहा है वो गलत है, तो कंट्रोल रूम के नंबर सब जगह नेट पर उपलब्ध हैं। तो वो कंट्रोल रूम को फ़ोन करेगा, अपनी समस्या बताएगा, जगह का नाम बताएगा, गाड़ी की लोकेशन बताएगा, और ये भी बताएगा कि ये नंबर ड्राइवर का, ये क्लीनर का, दोनों बंद आ रहा है। तो इसलिए इतना परसू करने पर इस तरह की घटना नगण्य है। लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करने वालों को आज भी सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसका कारण है, एक घटना जब मैं डीआईजी रेंज बरेली था तो बदायूं में घटित हुई। ट्रांसपोर्टर ने अपनी गाड़ी पर जीपीएस लगा रखा था, गाड़ी में चीनी लदी हुई थी। रास्ते में किसी ढाबे में जो बदमाश, जो डकैत लगे हुए थे, उन्होंने ड्राइवर और क्लीनर को अपने कब्जे में कर लिया, अपनी एसयूवी में ला के बिठा दिया। बाकी उनके 4-6 आदमी उसका पूरा जो चीनी दूसरी गाड़ी में ट्रांसफ़र करते रहे।
सपोज़ करिए 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा इतनी चीनी ट्रांसफ़र करने में, 2.5 घंटा भी लग सकता है। इस बीच में ट्रांसपोर्टर के कंट्रोल रूम ने ये देखा कि ये गाड़ी अनावश्यक 3 घंटे से एक जगह खड़ी है, तो वो फ़ोन करेंगे अपने ड्राइवर को या क्लीनर को। एसयूवी में उसको गन पॉइंट पे लेके ये बदमाश बैठे रहते हैं। पहले से बता देते हैं कि जब भी कॉल आएगी तुम कहना भैया कहते हो या मालिक कहते हो, जो भी कहते हो कि मालिक खाना खा रहा हूँ, 10 मिनट में मिलाता हूँ। फिर मान लिया रिपीट हो गया 10 मिनट बाद, मालिक खाना तो खा लेने दीजिए, अभी मिलाता हूँ। स्टैंडर्ड रिप्लाई। और अगर लगता है कि अब ये बार बार पूछ रहा है, रिपीट करेगा और 1/4 माल अभी भी रह गया है, तो 3/4 लेके ही वहाँ से दफ़ा हो जाएंगे। इन दोनों को आगे 25-30 किलोमीटर आगे ले जाकर या तो मार के फेंक देंगे या फिर हाथ पैर बांध के फेंक देंगे। तो इसलिए आज भी, अब चूंकि ये हिट एंड रन क्राइम का ज़माना है, बहुत थोड़े से टाइम में कि रिस्पांस टाइम जो कंट्रोल रूम की व्हीकल्स का है उससे पहले ही अपना काम ख़त्म कर देना है। तो इसलिए आप भी सावधान रहें, क्योंकि बड़ी फेमस कहावत है, ट्रकों के पीछे ही लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे और इसके बाद आप कल के प्रोग्राम में सड़क पर फाइटर प्लेन्स को उतरते और टेक ऑफ करते देखिएगा। छोटी छोटी वीडियो हैं, मैंने डाल रखी हैं। बहुत आसान प्रक्रिया है इनकी। एक 3.2 किलोमीटर्स की एयर स्ट्रिप उसी सड़क के बीच में बनाई गई। सामान्य समय में उस पर सामान्य ट्रैफिक चलेगा, बाईं तरफ भी और दाहिनी तरफ भी। अगर कोई असामान्य स्थिति आई तो एयर प्रेशर के जो मशीन्स होती हैं उनसे वो 1 घंटे में उस ट्रैक से कंकड़, पत्थर, मिट्टी और जो भी उसमें फॉरेन पार्टिकल होगा, छोटे कंकड़, इनको एयर प्रेशर की मशीन से 1 घंटे में साफ़ कर लेंगे। और वो किसी भी फाइटर प्लेन या किसी भी मालवाहक जहाज़ के उतरने और टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल रेडी होगा। वायुसेना ने वहाँ इतने करतब दिखाए, इतनी मेहनत की और पूरी जनता के सामने सारे फाइटर प्लेन्स उतार कर और उनका टेक ऑफ दिया कि हम आज सड़क के क्षेत्र में हमने इतनी उन्नति की है। एक ज़माना था हम लोगों का कि सड़क पर साइकिल से चलते समय ध्यान रखना होता था कि गड्ढे न मिल जाएं, और एक आज का ज़माना है कि सड़क पर हम फाइटर प्लेन उतार रहे हैं। लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ आज़ादी के बाद से, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। सच तो ये है, हमने बहुत तरक्की की है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।